हम लोग अगर मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस, बीपी हाई होने के चांसेस, दिल की बीमारियां होने के चांसेस, इवन कैंसर के अंदर भी आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओबीस पेशेंट्स के अंदर कैंसर के होने चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं। उसमें 60% मोटापे की वजह से हो रही हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिसकंसेप्शन होती है कि हमें कोई चीज़ें बिल्कुल छोड़नी होंगी, हमें रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अस्सलामुअलैकुम, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर आकाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं जो ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करते हैं। बहुत से मसलों में एक मसला आपकी ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी है। आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि हमारा वेट गेन हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत से मसले जो हैं वो क्रिएट होते हैं। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दिन बर दिन ख़राब होना शुरू हो जाती है और आप और बहुत सारी फ़िज़िकल बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ हमने आज स्टूडियो में जो गेस्ट इनवाइट किया है वो डाइटिशियन हैं और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेट को एक कंट्रोल डाइट के साथ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मिस उसवा जावेद जो कि मियो हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं और इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक। सबसे पहले तो मिस मुझे ये बताइएगा कि आजकल मेरे ख्याल से हर दूसरा तीसरा बंदा एक तो कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है कि वेट गेन कर रहे हैं, और तो क्या कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जिससे हमें ये पता चले कि वाकई में एक बंदे को ज़रूरत है कि वो अपना वेट जो है वो लूज़ करे, या फिर क्योंकि हर बंदा मुझे लगता है कि वो कॉन्शियस होना शुरू हो गया है। तो क्या कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आप क्या समझती हैं, क्या रेकमेंड करती हैं कि कोई है जिससे पता चल जाए कि वाकई इस बंदे को ज़रूरत है वेट लॉस करने की और इसको नहीं है? इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बॉडी मास इंडेक्स BMI। ये हमारे पास एक पुराना क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम लोग पेशेंट का वेट और उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली उनका एक फैक्टर निकालते थे, जिसको हम उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरीज होती थी, उसके अकॉर्डिंगली देखते थे कि पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 30 से ज़्यादा अगर BMI हो तो वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा एडवांस रिसर्चेस के बाद एक क्राइटेरिया आ गया है BIA। उसके अंदर पेशेंट का फैट मास एंड नॉन फैट मास कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास परसेंटेजेस आ रही होती हैं कि लीन मास कितना है, फैट मास कितना है। उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है उस चीज़ की। यानी कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है हम अब न्यू तरीके से जो है वो हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि आप क्या अंडर वेट हैं या आप नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं या फिर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। वो आपको आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज बता देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आपके फैट्स वगैरह भी आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू BMI, राइट? इसमें बहुत सी और भी चीज़ें पता चल रही हैं। BMI में अगर आपका मसल मास हो तो वो भी वेट की फॉर्म में ही आ रहा होगा। मसल का वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फैट। अगर हम BIA की बात करें तो उसमें हमारे पास फैट की परसेंटेज सेपरेट आ रही है, प्रोटीन मास की परसेंटेज सेपरेट आ रही हैं। तो वो हमारे पास BIA एक ज़्यादा एडवांस क्राइटेरिया है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमें एनालिसिस हो जाता है। उसमें फिर हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज के ऊपर आपने लूज़ की तरफ जाना है या कितने पे आप मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि जो ओबेसिटी है यानी जो मोटापा है वो हमें अफेक्ट किस तरह से करता है? मतलब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी फ़िज़िकल डिसीज़ेज़ जो हैं वो बहुत सारी उससे हो जाती हैं, जैसे BP, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से। तो ये किस तरीके से अफेक्ट करता है और कितना अफेक्ट कर सकता है ये? इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है कि हमारी एक फ़िज़िक तो ख़राब हो रही होती है मोटापे से। एज आपकी ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाए और आपकी ऐसी बात है, बिल्कुल ये चीज़ तो हो रही है। लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज़ जो नहीं पता होती वो हमारी हेल्थ किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है। उस वजह से हम लोग अगर मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस, BP हाई होने के चांसेस, दिल की बीमारियां होने के चांसेस, इवन कैंसर के अंदर भी आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओबीस पेशेंट्स के अंदर कैंसर के होने चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो उस तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस चीज़ का। वो हमें थोड़ी देर बाद, जब एक काफ़ी अरसे तक जब हमारा वेट ज़्यादा रहता है, उसके बाद हमारे पास हेल्थ पे इफ़ेक्ट आने शुरू होते हैं, और जब हमें पता चलता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। ठीक है, तो यानी कि आप कह रही हैं कि ये आपकी बहुत सारी वर्स्ट डिसीजेस को भी एक उसकी वजह बन सकती है। हमारी इट वुड बी द रूट कॉज, राइट? जी, 60% हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं। उसमें 60% मोटापे की वजह से हो रही हैं। ओके, यानी ये बहुत ही मेजर एक रूट कॉज बन सकती है किसी भी फिज़िकल डिसीज़ के लिए। तो मिस मुझे ये बताएं, क्योंकि अब खाना भी है, खाने का दिल भी करता है,
और कुछ चीज़ें छोड़ भी नहीं हम सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बैलेंस डाइट रख सकें या फिर हम हेल्दी वे में यानी खाते पीते हम अपने आप को जो है वो डाइट की तरफ लेकर जाएं, और हमारा वेट अगर गेन हो गया है या कोई भी पर्सन है जिसका वेट गेन हो गया है वो उसको अपनी बैलेंस किस तरह से करे, उसको लूज़ कैसे करे। तो हमें थोड़ा सा कोई प्लानर या थोड़ी सी डाइट कुछ इस तरह से हमें गाइड कीजिएगा कि कोई भी एक पर्सन जो है जो अगर ओबेसिटी की तरफ नहीं जा रहा लेकिन उसका वेट गेन हो रहा है डे बाय डे, तो वो किस तरीके से इसको मेंटेन कर सकता है इन अ हेल्दी वे में। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिसकंसेप्शन होती है कि हमें कोई चीज़ें बिल्कुल छोड़नी होंगी, हमें रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपकी एक डेली लाइफ के अंदर, आपकी एक रूटीन के अंदर एक आपके पोर्शन साइजेस डिफाइंड है। ठीक है। आपका फैट की परसेंटेज हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज होगी, प्रोटीन की परसेंटेज होगी, वो एक डिफाइन है कि आपने इतने % आपकी डेली कैलोरीज में से इन चीज़ों में से आना चाहिए। अब कैलोरीज भी हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक वो कैलोरीज हैं जो हमें हमारी डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए, हमारे दिल की धड़कन है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे इन्वोलेंट्री एक्शंस हैं, हमारे मसल्स की वर्किंग है, उसके लिए हमें कुछ कैलोरीज चाहिए। वो हमारी बेसिक कैलोरीज होती हैं। उसके अंदर एक फैक्टर हम ऐड करके उसके दूसरी कैलोरीज निकालते हैं जो हमारी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी देख के उसके बाद उस फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करके निकाल रहे होते हैं। अगर हमने वेट कम करना हो तो हम लोग जो मैंने पहले कैलोरीज बताई उनसे कम हम कैलोरीज नहीं कर सकते हैं। वो आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट कर रही होती हैं, वो आपकी सेहत को बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद ख़राब कर रही होती है। ओके। हमने जो काम करनी होती है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करके, वो फैक्टर कम करके, वो वाली थोड़ी सी जो एडिशनल कैलोरीज हैं जो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए उनको कम करना है। इनवॉलेंट्री वाली हमने कैलोरीज कम नहीं करनी होती हैं। अब लोग क्या करते हैं कि वो वेट लॉस के लिए जब जाने लगते हैं वो अपनी कैलोरीज खुद ही बहुत ज़्यादा कट डाउन कर देते हैं। बनाना डाइट हो गया, स्ट्रॉबेरी डाइट होगी, उसमें उनकी कैलोरीज 1000 से भी कम हो जाती हैं। 1000 से कम कैलोरीज कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती हैं क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बैडली इफेक्ट कर रही होती हैं। उस वजह से फिर उनको वेट लूज़ तो नहीं होता, उनकी सेहत बेहतर होने की बजाय उनको हार्मोनल इम्बैलेंस और इस तरह के मसले होने शुरू हो जाते हैं। यानी इसीलिए तो कहते हैं कि वो आपका पूरा एक प्लानर होना चाहिए कि आप पर डे किस तरह से मैनेज करते हैं कि अगर आप 3 टाइम्स रोटी ले रहे हैं या उसकी जगह आप फिर एक टाइम रोटी कर लें, एक टाइम चावल कर लें, इस तरह से आपको थोड़ा सा प्लानर के अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज करना होता है। अच्छा मिस, यहाँ पे आपने बात की डिटॉक्स वाटर की और कुछ कैवो की बात की है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या ये इफ़ेक्टेबल हैं। यानी मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये वो लेमन पानी में जो है वो उसके साथ कर रहे होते हैं, तो या कॉफ़ी पी रहे होते हैं विद लेमन जूस और उस तरह से एक ब्लैक कॉफ़ी, तो क्या ये अफेक्ट करती हैं? क्या इससे वेट लॉस होता है? ये वेट लॉस में आपको टोटली इफेक्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि वो आपकी हेल्प कर रही होती हैं। कि हेल्प से मुराद ये है कि वो आपका जो वेट लॉस की जर्नी है उसमें एक सपोर्टिव रोल तो प्ले कर सकती हैं, लेकिन उसमें एक टोटली वो डिपेंडेंट चीज़ वो नहीं है। सिर्फ कॉफ़ी पीने से आपका वेट कम नहीं होगा, सिर्फ कहवा पीने से कम नहीं होगा। सिर्फ वेट कम तब होगा जब आपने अपने साथ कैलोरीज भी मेंटेन रखी हुई हैं। आप कैलोरीज में कुछ भी खाएं और उसके बाद आप लेमन ग्रास पी लेंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिस, ये तो बात होगी रोटी की, चावल की, और हमने कुछ कहवा और इस तरह से बात कर ली। इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सैलड्स भी मल्टीपल फॉर्म में देखी हैं खाते हुए, तो और क्या हो सकता है? मतलब एक पूरा प्लान अगर आप हमारे साथ शेयर कर दें कि पर डे अगर फॉर एग्जांपल मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ या कोई भी पर्सन चाहता है, तो एक पूरा एक डेली स्केड्यूल अगर आप हमें बता दें तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए भी। उसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ों का, जैसे मैंने पहले बात की कि पोर्शन हमने कंट्रोल करना था। पोर्शन कंट्रोल करने में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के 6 to 11 सर्विंग्स हो गई। आप प्रोटीन 2 to 4 सर्विंग्स ले सकते हैं, मतलब आप दिन में एक अंडा ले सकते हैं या आप एक चिकन का स्टीम पीस भी ले सकते हैं, बेहतर ऑप्शन होता है फ्राइड वगैरह के हिसाब से। उसके अलावा आप अगर बीफ या मटन यूज़ करना चाहें, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन एक पीस पाम साइज़ का, ये जो हमारा पीस होता है इसका हमारा 3 ounces का पीस बनता है, इसको हम एक कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम ये रूटीन में इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें फ़ैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो हमें नहीं पता होता। हमने जैसे मैंने पहले बात की कि चीज़ें कोरिलेट की होती हैं, हमें फ़ैट हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसकी फ़ैट एक्सपर्ट्स को पता होगा, लेकिन आम लोग इंसान को नहीं पता होगा। उसके बाद हमारे जो फ़ैट्स हैं, फ़ैट्स हमें चाहिए कि हम कम से कम इस्तेमाल करें अपने खाने में, और उसमें हम अगर एनिमल फ़ैट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। देसी घी अगर नाश्ता बनाने के लिए डेली आम इंसान वेट लूज़ करना चाह रहा है वो भी इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, अगर देसी घी आप कह रही हैं कि कर लेना चाहिए, उसका उस तरह से नुकसान डाइट पे नहीं होता जी, लेकिन उसका आपने पोर्शन साइज़ देखना है। घी का हमारा एक चाय का चम्मच जो सा होता है वो 1 सर्विंग होता है, और हम नॉर्मली दिन में 3 से 4 सर्विंग्स ले सकते हैं पूरे दिन में। पर हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं कि हम जो सालन बनाते हैं उसमें हम
घी बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा होता है, तो उसके बगैर तो मेरे ख्याल से लोगों को मज़ा ही नहीं आता, उसकी शक्ल नहीं बनती है। और शक्ल अगर अनफॉर्चुनेटली कोई घर में कोई फीमेल बना भी दे ना, तो वो फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं आप इसमें इसको दोबारा से करके लेकर आओ, शक्ल नहीं है। हाँ जी, वो खाया नहीं जा रहा होता, अंदर नहीं जाता होता है। तो ये बड़ा एक टिपिकल हर घर में मसला, मेरे अपने घर में यही प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। तो उसमें हमें उस चीज़ को थोड़ा कम करके नॉन स्टिक में खाना बनाना पड़ेगा ताकि सेहत को हम बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आज, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि शायद कुछ खाना ही नहीं चाहिए, वेट अगर आपने लूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, तो मैं उम्मीद करती हूँ लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल साबित होगा। तो मिस थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और जो लोगों को ये मिसकंसेप्शन थी कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए वेट लॉस के लिए, तो वो आज क्लियर हुई होगी। और जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं वो आज से ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी वे में यानी हेल्दी डाइट के साथ जो है वो अपने मेंटेन कर सकते हैं अपने वेट को। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक में और नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।